नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। संक्रमण पर नियंत्रण के लिए छोटे स्तर पर कड़े कदम उठाने को कहा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 38 करोड़ 14 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.28% हुई। कल कोविड के 31,000 नए मामलों की पुष्टि। ये संख्या 118 दिन में सबसे कम। उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू को और एक सप्ताह के लिए बढ़ाया। कर्फ्यू 20 जुलाई तक लागू। प्रधानमंत्री टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से आज शाम बातचीत करेंगे। नीट की आवेदन प्रक्रिया आज शाम 5 बजे से शुरू। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ताजिकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने संसद को बहाल करने और शेर बहादुर देउबा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया। दक्षिण पश्चिम मानसून 5 दिन की देरी से पूरे देश में सक्रिय। दिल्ली में हल्की और मध्यम वर्षा हुई। और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी यशपाल शर्मा का दिल्ली में निधन। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्वतीय पर्यटन स्थलों और बाजारों में बढ़ रही भीड़ पर चिंता जताई और लोगों से कोविड के उचित व्यवहार का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कोविड दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने पर बल दिया। ये सही है, कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है। लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने आज असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद में कहा कि कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है और इसके वेरिएंटों पर नजर रखने की जरूरत है। जितना जोर माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर हम लगाएंगे, हम इस परिस्थिति से जल्दी बाहर आएंगे। और बीते 1.5 साल में जो अनुभव हमें मिले, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने देखी है, हमें उसका भी पूरा इस्तेमाल करना होगा। तो हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है, हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है। हमें हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। श्री मोदी ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर टीकाकरण प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने लोगों में वैक्सीन को लेकर भ्रम दूर करने पर भी जोर दिया। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। हम अगर बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। इसके लिए हमारे नागरिकों में सजगता, सतर्कता, प्रोटोकॉल का पालन, इस पर हमने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ जिलों में बढ़ती संक्रमण दर पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने, कोरोना जांच का दायरा बढ़ाने और टीकाकरण में तेजी लाने की जरूरत है। वर्तमान परिस्थिति से हम सब भली भांति परिचित हैं। कोविड की दूसरी लहर के दौरान अलग अलग सरकारों द्वारा मिलकर जो सामूहिक प्रयास किए हैं और उसका परिणाम भी दिख रहा है।
लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इन संकेतों को हमें पकड़ना होगा। हमें और सतर्क रहने की जरूरत है और लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना पड़ेगा। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर और सख्त कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा घोषित 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज से पूर्वोत्तर राज्यों में स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में 150 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 39 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। 12 लाख और टीके जल्द ही उन्हें मिल जाएंगे। केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए कुल टीकों में से 37 करोड़ 55 लाख से अधिक टीकों का इस्तेमाल किया जा चुका है। इनमें बर्बाद होने वाले टीके भी शामिल हैं। 1 करोड़ 91 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास शेष हैं। केंद्र सरकार मुफ्त टीके उपलब्ध कराकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद कर रही है। सबको टीका लगाने के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान का नया चरण पिछले महीने की 21 तारीख से शुरू हुआ था। केंद्र सरकार 75% टीके कंपनियों से खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध करा रही है। सरकार देश भर में टीकाकरण अभियान को और तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 38 करोड़ 14 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 40 लाख 65 हजार से अधिक का टीकाकरण हुआ। इसी दौरान 31,443 से अधिक कोविड के नए मामलों की पुष्टि हुई। ये संख्या 118 दिन में सबसे कम है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.28% हो गई है। कल 49,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। अब तक 3 करोड़ 63 हजार मरीज संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या 4,31,315 रह गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे 2.28% और दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.81% है, जो लगातार 22वें दिन 3% से भी कम है। कल 17,32,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 43 करोड़ 40 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वे राज्य को कोविड टीकों के आवंटन में असंतुलन को ठीक करने के लिए हस्तक्षेप करें। प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में श्री स्टालिन ने राज्यों को टीके के लिए पात्र जनसंख्या के आधार पर 1 करोड़ टीकों का विशेष आवंटन करने का अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार राज्य में तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने कोविड की समीक्षा बैठक के दौरान अगस्त में कोरोना के मामले बढ़ने की संभावना जताई है। भोपाल और इंदौर में कोरोना संक्रमण को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इन शहरों में दूसरे राज्यों से और भोपाल इंदौर से राज्य के अन्य जिलों के लिए बड़ी संख्या में आवाजाही बनी रहती है। कल राज्य में 18 नए कोविड मामलों में से 8 भोपाल और 3 इंदौर के हैं। राज्य सरकार सितंबर तक 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है। राज्य में 18 साल से ऊपर की 37% आबादी का टीकाकरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने देवास, अनूपपुर, पन्ना, खरगोन, सीधी, उमरिया, सतना, भिंड और विदिशा में टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कर्नाटक में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया है कि राज्य में कोविड मामलों की संख्या घटने से दूसरी लहर के कम होने के संकेत हैं। हालांकि उन्होंने प्रतिबंधों में छूट दिए जाने के बाद धार्मिक स्थलों और बाजारों में भीड़ जुटने पर चिंता व्यक्त की है और सभी से कोविड से बचने के नियमों का पालन करने की सलाह दी। राज्य में कोविड के कुल मरीजों की संख्या 3,000 से कम है और पॉजिटिविटी दर 1% से नीचे बनी हुई है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कर्फ्यू को और एक सप्ताह के लिए 20 जुलाई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। सरकार ने मसूरी और नैनीताल जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या के बारे में निर्णय लेने के लिए जिला प्रशासन को अधिकृत किया है। मुख्य सचिव एसएस संधू द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में छूट बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। दुकानों को सप्ताह में 6 दिन सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रखने की भी अनुमति दी गई है। 2 साल के अंतराल के बाद लद्दाख में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर लद्दाख प्रशासन और पुलिस कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करवा रहे हैं।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट की आवेदन प्रक्रिया एनटीए वेबसाइट के माध्यम से आज शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल घोषणा की थी कि ये परीक्षा कोविड मानकों का पूरी तरह पालन करते हुए पूरे देश में 12 सितंबर को आयोजित होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदमों की आज समीक्षा की। इनमें पीएम ई विद्या, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा आर्किटेक्चर और स्वयं शामिल हैं। श्री प्रधान ने शिक्षा में प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी से एक खुली, समावेशी और सुलभ शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्रदान करना समय की मांग हो गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों से शिक्षा को मजबूत और संस्थागत बनाया जाएगा। बैठक में राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राजकुमार रंजन सिंह और डॉक्टर सुभाष सरकार भी शामिल थे। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने त्रिपुरा सरकार को विश्वास दिलाया है कि केंद्र सरकार राज्य के जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए हर संभव सहायता करेगी। त्रिपुरा की एक दिन की यात्रा के दौरान कल उन्होंने राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब से लोगों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। पत्रकारों से बातचीत में श्री मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय लोगों के हितों की खुले मन से सहायता कर रही है। उन्होंने बताया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों के तहत राज्य के मूल निवासियों के विकास के लिए चलाई जा रही केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जनजातीय छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बेंगलुरु में आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के साथ जल जीवन मिशन की प्रगति पर समीक्षा बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित समय में नल जल आपूर्ति योजना को लागू करने को कहा। जल जीवन मिशन का लक्ष्य देश में 2024 तक 15 करोड़ 70 लाख घरों में नल का पानी उपलब्ध कराना है। इस मिशन से रायचूर और यादगीर जिलों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 91,19,000 परिवारों को स्वच्छ जल पानी उपलब्ध कराया जाएगा। असम में अब तक 63% आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री रंजीत कुमार दास ने आज विधानसभा में बताया कि सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे इस वर्ष 31 अगस्त तक आधार कार्ड बनाने का काम पूरा कर लें। श्री दास ने बताया कि राज्य में अब तक 2 करोड़ 25 लाख से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं, जबकि करीब 1 करोड़ 31 लाख लोगों का कार्ड जारी होना बाकी है। राज्य के मंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में 1241 आधार पंजीयन केंद्रों पर कार्ड बनाने का काम चल रहा है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आज हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमठ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में उन्हें पद की शपथ दिलाई। वे बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लेंगे, जिनका तबादला कर हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विश्वास व्यक्त किया है कि अगले वर्ष संसद का शीतकालीन सत्र नए भवन में आयोजित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री बिड़ला ने कहा कि नई इमारत का निर्माण कार्य अक्टूबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। संसद का नया भवन अक्टूबर 2022 का लक्ष्य रखा गया है। मुझे आशा है कि नवंबर में जब सत्र शुरू होगा, हम नए भवन के अंदर संसद का सत्र चालू करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नया भवन प्रौद्योगिकी और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। सदनों के आग्रह पर सरकार ने नए संसद भवन बनाने की स्वीकृति दी और नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी, ग्रीन बिल्डिंग को देखते हुए निश्चित रूप से नए भवन की आवश्यकता है और इसी आवश्यकताओं को देखते हुए नया भवन बन रहा है। संसद की कार्यवाही के डिजिटीकरण का उल्लेख करते हुए श्री बिड़ला ने कहा कि इसके लिए एक विशेष ऐप विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से संसद की कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि 1854 से लेकर संसदीय कार्यवाही के रिकॉर्ड का डिजिटीकरण करने का काम जारी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। संक्रमण पर नियंत्रण के लिए छोटे स्तर पर कड़े कदम उठाने को कहा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 38 करोड़ 14 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.28% हुई। कल कोविड के 31,000 नए मामलों की पुष्टि, ये संख्या 118 दिन में सबसे कम। उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू को और एक सप्ताह के लिए बढ़ाया। कर्फ्यू 20 जुलाई तक लागू। प्रधानमंत्री टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से आज शाम बातचीत करेंगे। नीट की आवेदन प्रक्रिया आज शाम 5 बजे से शुरू। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ताजिकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने संसद को बहाल करने और शेर बहादुर देउबा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया। दक्षिण पश्चिम मानसून 5 दिन की देरी से पूरे देश में सक्रिय। दिल्ली में हल्की और मध्यम वर्षा हुई और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी यशपाल शर्मा का दिल्ली में निधन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज ताजिकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। बैठक में संगठन की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। इस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन परिषद के गठन के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बैठक में शंघाई सहयोग संगठन परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की आगामी बैठक की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने ओलंपिक खेलों की तैयारियों की समीक्षा की थी। महामारी के बीच खिलाड़ियों के निर्बाध प्रशिक्षण, ओलंपिक कोटा हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनकी भागीदारी, एथलीटों का टीकाकरण और उन्हें दिए जा रहे अन्य सहयोग के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पिछले महीने प्रधानमंत्री ने कहा था कि टोक्यो में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों ने लंबे समय तक कठोर परिश्रम किया है। खिलाड़ियों के संघर्ष और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे खिलाड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष रहा है, बरसों की मेहनत रही है। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहे, बल्कि देश के लिए जा रहे हैं। इन खिलाड़ियों को भारत का गौरव भी बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है। हमें जाने अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना, बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है। हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना। सोशल मीडिया पर आप #Cheer4India के साथ अपने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक तथा कानून मंत्री किरेन रिजिजू उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री का ये संवाद ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में अब 11 दिन शेष रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे महिला डिस्कस थ्रो खिलाड़ी कमलप्रीत कौर और सीमा पूनिया की। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले के बादल गांव में 4 मार्च 1996 को जन्मी कमलप्रीत कौर के नाम राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज है। इस वर्ष मार्च में पटियाला में 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 65.06 मीटर तक डिस्क फेंककर कमलप्रीत 2014 एशियाई खेलों की चैंपियन सीमा पुनिया पर भारी पड़ी थी। भारत में 65 मीटर से अधिक दूरी तक डिस्क फेंकने वाली वे पहली महिला डिस्कस थ्रो खिलाड़ी भी बन गई हैं। कमलप्रीत 64.76 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ने के साथ साथ 63.5 मीटर के ओलंपिक क्वालिफाइंग मार्क को पूरा कर इस साल अब तक की विश्व की चौथी सर्वश्रेष्ठ डिस्कस थ्रो खिलाड़ी बनकर उभरी हैं। उनका प्रारंभिक प्रशिक्षण 2014 से उनके गांव में भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्र में शुरू हुआ। 2017 में विश्व यूनिवर्सिटी खेलों में वे 6ठे स्थान पर रही। 2019 के एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5वां स्थान हासिल किया। कमलप्रीत इस समय बलजीत सिंह से प्रशिक्षण ले रही हैं, जिनका मानना है कि कमल भविष्य में 68 मीटर से अधिक दूरी तक डिस्क फेंकने की क्षमता रखती हैं। अब बात हरियाणा के सोनीपत में 27 जुलाई 1983 को जन्मी सीमा पुनिया की। वे टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल की सबसे वरिष्ठ खिलाड़ियों में से एक होंगी। सीमा जब 11 साल की थी तभी से ही उनका खेलों का सफर शुरू हो गया। सीमा ने 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक और इंचन एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया था। सीमा अब चौथी बार ओलंपिक खेलों में भाग लेने जा रही हैं। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स डेस्क। आकाशवाणी समाचार के विशेष ओलंपिक क्विज को पूरे देश में भारी समर्थन मिल रहा है। इस क्विज में भाग लेने के लिए सुनते रहिए कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन्स में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी यशपाल शर्मा का आज नई दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जाने माने क्रिकेटर यशपाल शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि श्री शर्मा 1983 की भारतीय क्रिकेट टीम के प्रिय सदस्य थे। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा टीम के सदस्यों, प्रशंसकों के साथ साथ उभरते क्रिकेटरों के प्रेरणा स्रोत थे। प्रधानमंत्री ने यशपाल शर्मा के परिवार और प्रशंसकों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि श्री शर्मा के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। खेल मंत्री ने कहा कि उनका करियर शानदार रहा है और 1983 विश्व कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में वे दूसरे नंबर पर रहे थे। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है हिंदी फिल्मों के मशहूर निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा को। आज 13 जुलाई है और जन्मदिन है हिंदी फिल्मों के जाने माने गीतकार, निर्माता, निर्देशक प्रकाश मेहरा का, जिन्होंने हसीना मान जाएगी, मेला, शराबी, जंजीर, हाथ की सफाई, मुकद्दर का सिकंदर, नमक हलाल जैसी हिट फिल्मों का निर्देशन किया। खून पसीना और दलाल फिल्मों की निर्माता प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था। प्रकाश मेहरा ने 50 के दशक में अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत एक प्रोडक्शन कंट्रोलर की हैसियत से की थी, लेकिन बाद में 1968 में उन्होंने शशि कपूर की फिल्म हसीना मान जाएगी का निर्देशन किया। शशि कपूर के डबल रोल की ये फिल्म सुपरहिट रही। 1971 में प्रकाश मेहरा ने मेला का निर्देशन किया, जिसमें फिरोज खान और संजय खान की मुख्य भूमिकाएं थीं। 1973 में प्रकाश मेहरा ने जंजीर का निर्माण और निर्देशन किया। इस फिल्म ने प्रकाश मेहरा के साथ साथ अमिताभ बच्चन को भी बुलंदियों तक पहुंचा दिया। फिर तो अमिताभ के साथ प्रकाश मेहरा की ऐसी जोड़ी बनी कि दोनों ने लगातार 7 सुपरहिट फिल्में दी। प्रकाश मेहरा बॉलीवुड के उन प्रथम निर्देशकों में से थे जिन्होंने हॉलीवुड में भी हाथ आजमाया। सारी दुनिया को अपनी फिल्मों के जादू में बांधने वाले प्रकाश मेहरा स्वयं 17 मई 2009 को दुनिया के बंधनों से मुक्त हो गए। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। हालांकि इसके आने में 5 दिन की देरी हुई। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की वर्षा हो रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जेनामणि ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज वर्षा होने की संभावना है। आज का मानसून का जो एडवांस हो चुका है और स्काई जो है मेनली क्लाउडी रहेगा और रेन जो है 1 और 2 स्पेल लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है आज से रिडक्शन शुरू होगा। रेन आज भी 22 सेंटीमीटर हुआ। तो दैट एरिया वी हैव गिवन ऑरेंज कलर, रेड कलर फॉर सौराष्ट्र एंड कोंकण एंड गोवा एंड मध्य महाराष्ट्र। अदरवाइज अदर पार्ट ऑफ इंडिया हेवी और मॉडरेट रेनफॉल विल बी देयर। क्लाउडी कंडीशन ओवर दिल्ली विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। सम रेन विल बी देयर लाइट टू मॉडरेट बट 1 और 2 स्पेल चांसेस आर देयर। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सवेरे गरज के साथ तेज वर्षा हुई। आमतौर पर मानसून 27 जून तक दिल्ली पहुंचता है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में तेज वर्षा के कारण कई सड़क मार्ग और राजमार्गों पर यातायात बाधित हो गया है। बागेश्वर में 10 संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जबकि गंगोत्री में भूस्खलन के कारण राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। संक्रमण पर नियंत्रण के लिए छोटे स्तर पर कड़े कदम उठाने को कहा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 38 करोड़ 14 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.28% हुई। कल कोविड के 31,000 नए मामलों की पुष्टि। ये संख्या 118 दिन में सबसे कम। उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू को और 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया। कर्फ्यू 20 जुलाई तक लागू। प्रधानमंत्री टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से आज शाम बातचीत करेंगे। नीट की आवेदन प्रक्रिया आज शाम 5 बजे से शुरू। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ताजिकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने संसद को बहाल करने और शेर बहादुर देउबा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया। दक्षिण पश्चिम मानसून 5 दिन की देरी से पूरे देश में सक्रिय। दिल्ली में हल्की और मध्यम वर्षा हुई
और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी यशपाल शर्मा का दिल्ली में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।